क्या है ना, हम क्या करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है ना पूरे डिटेल में है ना हम कंप्लीट करेंगे आज और कल मिला के। तो देखिए, मेरा इसे कराने के पीछे देखिएगा मकसद क्या है ना कि अभी लोकसभा इलेक्शंस आने वाला है। ठीक है, तो मेरा ये पर्पस है कि आप लोगों को पूरा है ना एक तरीके से ओवरव्यू पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के बारे में, ताकि मान लो कि अगर आप 2-3 महीने इलेक्शन का जो प्रोसेस चलेगा उसके बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, बहुत सारी गतिविधियां होंगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, एडिटोरियल्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर मैगजीन जो भी आप फॉलो करते हैं वहां पे। तो वहां पे है ना आप इन सब चीजों को ना रिलेट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये मेरा एक कराने का मकसद है पहला। और दूसरा क्या है ना कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट है ना, एक सरकार जो है एक नया कानून लेके आई है। ठीक है, तो वो कानून जो लोकसभा का सॉरी संसद का जो विंटर सेशन हुआ था उसमें उस कानून को पास कराया गया था और उसको राष्ट्रपति की सहमति उसको मिल चुकी है। ठीक है, और इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है पिटिशनर्स के द्वारा कि ये जो चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, जो स्वतंत्रता है, ये कानून जो भी उनका जो भी इंडिपेंडेंस है और इम्पार्शियलिटी है उसको वायलेट करता है, उसको हनन करता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए वहां पे ये पिटीशन भी डाला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इमीडिएट स्टे लगाने से मना कर दिया है। ठीक है, और उस पर जो भी रेगुलर हियरिंग होता है वो होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि ये असंवैधानिक है या नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि ये जो कानून है ना, अब समझिए कि मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी है, तो ये कानून लागू, लॉ ऑफ द लैंड हो चुका है, कानून लागू हो चुका है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे ना कि अच्छा, आप बता सकते हैं कि भारत के अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव सर कुमार। राजीव राजीव कुमार। कुमार है। बिल्कुल हाँ ठीक है, हाँ राजीव कुमार है। ठीक है, 25th नंबर के हैं। हाँ हाँ। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? दो हैं। दो हैं? दो है सर। नहीं नहीं, अब एक ही है। एक है ना 14 फरवरी को है ना रिटायर कर चुके हैं। तो अभी आपको दो हैं, एक राजीव कुमार आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी। अरुण गोयल। बिल्कुल, दूसरे अरुण गोयल हैं, ईसी, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये चूंकि कि हम आपको क्या बताएं कि 14 फरवरी को ये रिटायर हो चुके हैं और जो नया कानून है वो लागू हो चुका है। तो जो नया जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा ना वो आपको चुनाव से पहले हो जाएगा। और इस जो नए चुनाव आयुक्त आएंगे उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, उनकी जो नियुक्ति होगी वो नए कानून के तहत होगी। ठीक है, अब देखिए, तो ये देखिए चुनाव, आज की क्लास में है ना हम दरअसल इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को रिलेटेड जो बातें हैं वहां तक सीमित करेंगे। ठीक है, और कल है ना पूरा उसका क्या पावर है, फंक्शन है, क्या अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, वो कल सारा है ना उन सबको डिटेल में करेंगे। तो आज हमारा जो नया जो कानून आया है वहीं तक हम अपने क्लास को सीमित करेंगे। ठीक है, लिमिट करेंगे। तो देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की क्लास में क्या बताए थे कि वो हमारा पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, इसके कारण थोड़ा मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन जो हमारा क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इलेक्शन कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, वो किसके पास होता है? इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो एक तरीके से क्या है, इलेक्शन कमीशन एक क्या है कि एक आपको अंपायर का काम करता है। ठीक है, वो तो उसका निष्पक्ष होना, उसका तटस्थ होना, उसका इम्पार्शियल होना और उसका न्यूट्रल होना जरूर, एकदम जरूरी है। और निष्पक्ष होना सिर्फ जरूरी नहीं है, निष्पक्ष होते दिखना भी जरूरी है। ठीक है, वो क्यों जरूरी है? तो देखिए उसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये होता है ना कि जो भी एक डेमोक्रेसी जो होता है, एक लोकतंत्र जो होता है,
उसमें जो चुनी हुई सरकार होती है, ठीक है, वही सब कुछ करती है। वो क्या करती है, उसको एक जनादेश मिलता है, उसको एक मैंडेट मिलता है, और वो जो मैंडेट होता है, वो जो विल ऑफ द पीपल होता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो अब मान लो कि चुनाव का जो इंटीग्रिटी है, जो इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शंस है, जो चुनाव की सत्यनिष्ठा है, अगर वो प्रभावित होते दिखेगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र, जो स्टेबल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जो स्थिर लोकतंत्र की बात करते हैं, उसके लिए वो एक क्या होगा, एक बड़ा ही एक चैलेंज की तरह वो आएगा। ठीक है, एक बड़े प्रॉब्लम की तरह आएगा। तो इसलिए क्या है ना कि इलेक्शन कमीशन का हमारा आपको निष्पक्ष होना, इम्पार्शियल होना, न्यूट्रल होना, तटस्थ होना जरूरी है। ठीक है। उसमें देखिए क्या है ना कि बी आर अम्बेडकर का एक कोट है इस पे। ठीक है, उन्होंने बोला था, आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी भी नहीं आ रहा है? आ नहीं, रहा अब आ है, रहा आ है। रहा अच्छा, आ एक रहा है मिनट। सर। बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि इलेक्शन मशीनरी शुड बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। तो सर हिंदी बता दीजिएगा। हाँ, वो लिख रहे हैं। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद होगा कि चुनावी मशीनरी को सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। तो देखिए क्या है ना कि तो इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना और तटस्थ होना क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए? स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए, एक अस्थिर लोकतंत्र के लिए। क्योंकि अगर उसके इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शंस पे डाउट होगा, तो वो पूरा जो हमारा जो मैंडेट है, जो जनादेश है, जो विल ऑफ द पीपल है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन होगा, और वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की स्थिरता स्थिरता के लिए क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चुनौती साबित होगा। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ना, इलेक्शन कमीशन का अगर हम इतिहास अगर हम देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन में कुछ अपवादों को छोड़ के ज्यादातर है ना, वो अपने काम को है ना, उसने बहुत सही तरीके से किया है। इलेक्शन कमीशन ने ना बहुत सही तरीके से किया है। उसको लेके एक सीएसडीएस का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, जो इंडिया की प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो खास तौर से इलेक्शन ये सब को लेके उसका बहुत ज्यादा काम होता है। तो उसने क्या है कि 90s में एक सर्वे किया था कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उसमें लोगों का ट्रस्ट कितना है। तो आपको उसमें हम ये बता रहे हैं कि उस सर्वे में इलेक्शन कमीशन पे लोगों का जो भरोसा था ना, वो अदर जो इंस्टीट्यूशंस है, अदर जो संस्थाएं, जैसे कि मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, मान लीजिए पार्लियामेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उससे है ना ज्यादा था। ठीक है। तो लेकिन हम आपको क्या बताएं कि कुछ अपवाद भी मिले हैं, और आगे चल के क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी खामियां हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, उसको टाइम रहते ही, समय रहते ही उस चीज का निपटारा कर लिया जाए, उस चीज को सही कर लिया जाए, उस चीज को सुधार कर लिया जाए। ठीक है। तो अब देखिए, हम आपको बोले थे ना आर्टिकल 324(2) और 324(5) एक बार देख लेने के लिए हम आपको बोले थे। ठीक यस है। सर। हाँ हाँ। तो देखिए, तो जो सबसे पहले तो देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या क्या आपको मेन रोल होता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद है, विधानसभा है, राष्ट्रपति का चुनाव है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसको कराने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो ये हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में लिखा हुआ है? आर्टिकल 324(1). 1, ठीक है। इसके बारे में ना कल है ना पूरा डिटेल में इसके लेके क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या है नहीं, वो सारा हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा मुद्दा है ना मेन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन पे है। तो हम आपको बोले थे कि आर्टिकल 324(2) आप लोग देख के आइएगा। ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग देखे होइएगा तो आर्टिकल 324(2) को हम दो भाग में स्प्लिट कर सकते हैं।
एक कंपोजिशन हो जाएगा, संरचना, और दूसरा हो जाएगा अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। ठीक है, तो देखिए पहले है ना हम कंपोजिशन पे बात करते हैं, और ये दोनों है ना आप आगे चल के ना आपको बहुत सारा उदाहरण देंगे, एग्जांपल देंगे कि किस तरीके से है ना ये दोनों कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट, ये दोनों मिलके किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले है ना हम कंपोजिशन की बात करते हैं। आवाज आ रहा है ना मेरा? क्लियर है सर, आवाज यस आ रहा है। यस ठीक सर। ठीक, तो देखिए आर्टिकल 324 के कंपोजिशन पोर्शन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 324 को अगर आप पढ़े हुएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि इसी आई शैल कंसिस्ट ऑफ सीईसी, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव प्लस 2 आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स if any as the president from time to time fix। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए कंपोजिशन की बात करते तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो बोल दिया कि क्या है कि सीईसी तो रहेगा, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो रहेगा, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को असिस्ट करने के लिए जिनको अपॉइंटमेंट करने का मेन मकसद होता था, तो चुनाव आयुक्त के नंबर पे है ना हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट है। सर कंपोजिशन को जो लिखवाए हैं इंग्लिश में उसको हिंदी थोड़ा बता दीजिए। बता रहे हैं, देखिए संरचना हो गया, ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या है, ईसीआई सेल कंसिस्ट ऑफ सीईसी एंड सच मेंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब यह है कि हमारा जो मुख्य चुनाव आयोग है उसमें एक मुख्य चुनाव, हमारा क्या होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जो जिनकी जो संख्या है वो राष्ट्रपति समय पे, समय टू समय, टाइम टू टाइम वो उसको निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो क्लियरली बोल रहा है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। ठीक है, लेकिन जो चुनाव आयुक्त है, जो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स है वो कितना होगा, वो किसके ऊपर जाएगा, वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे होगा, वो राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पे होगा। ठीक है, उनका वो पावर होगा कि वो उनके जो नंबर्स है उसको वो डिसाइड करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस नंबर्स को पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी कई बार इस्तेमाल करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हो गया कंपोजिशन के बाद आपको ये हो गया। ठीक है, और दूसरा आता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। ठीक है, तो देखिए नियुक्ति यही आपको मेन आपका फोकस है, ठीक है, आज के क्लास का। तो देखिए क्लास इसमें अपॉइंटमेंट के जहां तक बात है ना उसमें बोला हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी and other EC shall subject to the provisions of any law made in that behalf by the president। ठीक है, तो देखिए अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि जो सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट होगा, जो नियुक्ति होगा, वो संसद जो कानून लाएगा उसके अधीन होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना, इंडियन
जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स को अगर हम देखेंगे, जो उस समय जो डिबेट्स हुआ था, तो उसमें एक जो मेंबर्स थे वो एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए थे कि इलेक्शन कमीशन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आगे आने वाली जो सरकारें होंगी, वो संसद जो होगा उसके ऊपर हम इस चीज को छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का पावर है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि इट विल सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द लॉ बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब संसद जो कानून बनाएगी उसके अधीन उनको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का और इलेक्शन कमिश्नर्स का। ठीक है, तो लेकिन क्या है ना कि आज तक क्या है ना कि 2023-24 से पहले है ना, कोई कानून नहीं सरकार लेके आई। सर ये अपॉइंटमेंट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। बता रहे हैं, देखिए अपॉइंटमेंट मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट तो करेगा, ठीक है, लेकिन उनके पास वो अनरिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि वो जो इनका अपॉइंट करने का पावर है वो संसद जो कानून बनाएगी उसके अधीन होगा, उसके सब्जुगेट में होगा, उसके अंडर होगा। ठीक है, उनको अपॉइंट करने का जो भी पावर होगा उनको, वो जो संसद जो कानून बनाएगी वहां से उस चीज को निर्धारित किया जाएगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को जिक्र किया, लेकिन हुआ ये कि आज तक 2024 से पहले तक सरकार इस चीज को लेकर कोई भी कानून लेकर नहीं आई, क्योंकि क्या है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया गया था कि आपको इस समय तक ही आपको लेके आना है कानून। तो इसे लूप होल का फायदा उठा के क्या किया कि सरकार जो जो भी गवर्नमेंट है वो आज कोई भी कानून लेके नहीं आई और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करती रही। तो सवाल आता है कि वो अपॉइंट कैसे होता था इससे पहले। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो अपॉइंटमेंट होता था वो अपॉइंटमेंट होता था आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ठीक है, इसका इसका अगर हिंदी में वो करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा भारत सरकार नियम 1961। तो देखिए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत उनका अपॉइंटमेंट होता था। इसमें होता कैसे था, तो देखिए होता ये था कि क्या होता था ना कि लॉ मिनिस्टर कुछ कैंडिडेट्स का नाम आपको प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करके भेजता था, लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री आपको कैंडिडेट का नाम आपको सेलेक्ट करके भेजती थी और प्राइम मिनिस्टर के पास उस नाम को भेजा जाता था और प्राइम मिनिस्टर उस नाम को प्रेसिडेंट के आगे फॉरवर्ड करते थे। इस तरीके से आपको ये कानून लाने से पहले इलेक्शन कमिश्नर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता था। ये क्या लिखे हैं सर, काम का लेन देन नियम? हाँ हाँ, भारत सरकार काम का लेन देन नियम। अब क्या बदलाव हुआ है इसमें? वही आगे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए, तो वो लॉ मिनिस्ट्री नाम रिकमेंड करके भेजती थी और प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड करते थे और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करती थी। ठीक है, वो क्यों करती थी, क्योंकि संसद ने इसको लेके कोई रूल नहीं बनाया था, कोई लॉ नहीं बनाया था, इसलिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो प्रोसेस है ना, तो आप इसमें क्या देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है क्या है, वो क्या वो इम्पार्शियल है, क्या ये तटस्थ है, सॉरी क्या ये निष्पक्ष है? नहीं सर। नहीं है। ठीक है,
इसमें आपको पूरा जो से है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसको वो अपॉइंट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, ना ही इसमें कोई क्वालिफिकेशन का जिक्र था कि कौन से लोग इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे। ठीक है, और ना ही इसमें कंसल्ट किया जाता था किसी और एजेंसी से, किसी और आपको जैसे लीडर ऑफ ओपोजिशन हो गया या कोई और भी जो लोग हो गए हैं, ठीक है, उन्हें किसी से कंसल्ट नहीं किया जाता था। इसमें पूरा से किसका होता था? गवर्नमेंट का होता था। तो उससे सवाल ये होता था कि क्या ये सिस्टम निष्पक्ष था? नहीं था। सर और ये राष्ट्रपति को फ्रॉड करते थे, ये वर्ड यूज करना सही है? क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति को जो फ्रॉड करते थे, ये मतलब वर्ड यूज करना सही है? अरे नहीं, फॉरवर्ड कर फॉरवर्ड है, वो फॉरवर्ड से आगे करते थे, भेजते थे, आगे भेजते भेजते थे। थे, आगे भेजते थे। ठीक है, फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या वो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष था? फ्रॉड नहीं। ऐसे नहीं था। तो आप देखेंगे ना कि ताराकुंडे कमेटी का नाम आप लोग सुने होंगे। नो सर। चुनाव सुधार से यस सर, संबंधित है। हाँ, तारकुंडे ये कमेटी। हाँ, ये चुनाव सुधार को के लिए सुझाव को के बारे में सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, सर ताराकुंडे कमेटी का। उसके बाद आपको जो लॉ कमीशन हो गया, विधि आयोग हो गया, ठीक है, गोस्वामी कमेटी हो गया, इसके बारे में तो सुने होगा, है ना? यस सर, दिनेश गोस्वामी। हाँ, ये सारे सारे कमिटीज ने, है ना, ये सारे कमिटीज ने ये जो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का, इलेक्शन कमिश्नर्स का, इसके अगेंस्ट में आपको मत दिया था। उनका कहना, उनका सुझाव ये था कि आप एक ऐसे कमेटी का गठन कीजिए जो इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त करे। ठीक है, तो ये सारे कमिटी, चूंकि ये क्या निष्पक्ष प्रोसेस नहीं था, इसलिए जितने भी कमिटी बने थे, आपको मैक्सिमम जो आपको चुनाव सुधार को लेके जो बने थे, सबने इस चीज के बारे में सजेस्ट किया कि इस जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है, उसको आप बदलिए और कुछ ऐसा सिस्टम लाइए जो आपको ज्यादा कंसल्टेटिव हो, जिसमें ज्यादा से फर्स्ट ज्यादा कमिटी तक क्या लिखे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट कमिटी जो लिखे हुए सो लॉ कमीशन के ऊपर। ये तारकुंडे ताराकुंडे कमेटी। सर, एक बार और इसको बताएंगे क्या, ये तीनों समिति के बारे में? देखिए, ताराकुंडे कमेटी, लॉ कमीशन और गोस्वामी कमेटी, ठीक है, इन तीनों ने बोला कि ये जो आपको ये जो प्रोसेस है, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नाम फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट को कि कौन बनेगा चुनाव आयुक्त और कौन बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो इस चीज को, ये जो तरीका है वो निष्पक्ष नहीं है। तो हमको एक ऐसा सिस्टम के बनाना चाहिए जो ज्यादा कंसल्टेटिव हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत लिया जाए और ये लगे कि उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका जो नियुक्ति हुआ है, वो एक निष्पक्ष तरीके से हुआ है। तो ये सारे जो आपको कमेटी देखेंगे ना, वो बोला कि आप एक मल्टी मेंबर कमेटी बनाओ, एक बहुत सदस्यीय आप कमेटी बनाओ। तो उस कमेटी में सबने बोला कि आपको पीएम होंगे मेंबर, ठीक है, उसके बाद सबने बोला कि एलओपी जो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो होना चाहिए एक मेंबर, ठीक है, और सब और बोला कि जो सीजेआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य जो आपको न्यायाधीश है, ठीक है, ये तीनों आपको उस कमेटी के मेंबर होने चाहिए, बहुत सदस्यीय कमेटी के मेंबर होने चाहिए, जो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी, जो नियुक्त करेगी। तो ये सारे कमिटीज ने ये सजेशंस दिया। ताराकुंडे कमेटी ये आपको 1975 1976 में ही बना। सर ये क्या लिखे हैं? एलओपी पीएम प्लस एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, ठीक है। ये किसका लिखना है, गोस्वामी कमेटी का कि ताराकुंडे का? नहीं नहीं, ये जितने भी ये कमेटी बना था सब ना, सारे कमेटी। ये सब ने, है ना, आपको ये इसी तरीके से सुझाव दिया कि आप एक मल्टी मेंबर कमेटी बनाइए जिसमें ये मेंबर्स होंगे, ठीक है, और ये मेंबर्स क्या होंगे, आप ये याद रखिए कि ये जो तीनों कमेटीज हैं, तीनों कमेटीज ने जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर था उसको चैलेंज किया था कि ये निष्पक्ष नहीं है अपॉइंट करने का तरीका, ठीक है। तो ये आपको जो अपॉइंटमेंट, जो आपको प्रोसीजर है, उसमें ये फ्लॉज थे, क्योंकि ये क्या अपॉइंटमेंट क्या है, वो निष्पक्ष नहीं था। और हमको क्या बोले कि इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट वो है, कंपोनेंट है एक स्थिर ताराकुंडे लोकतंत्र कमेटी के जो लिए। है, ये तीनों जो कमेटी है, किसके किसके मतलब ये अध्यक्षता में हुआ था, ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ अध्यक्ष दे। आपको लिखा हुआ है ना, वो आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है। ताराकुंडे कमेटी मतलब जो ताराकुंडे थे वो इसके हेड थे, गोस्वामी मतलब दिनेश गोस्वामी इसके हेड थे। लॉ वाला
लॉ गजब कमीशन का बता तो रहे चेयरमैन हैं सर। टाइम टू टाइम बदलते रहता है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? क्लियर है सर। सर इस बिल्कुल कमेटी में बिल्कुल। कौन सा सर मेंबर कौन कौन रहेंगे सर? इसमें एक बार किसमें आप किसमें क्या बोल रहे हैं? इस कमेटी में प्राइम मतलब क्या बोले मिनिस्टर, कि कौन लीडर ऑफ कौन रहेंगे अपोजिशन। इसमें मेंबर? देखिए हम बताए ना आपको कि एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। जी एक जो आपको लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, मुख्य विपक्षी दल के जो नेता होंगे सो होंगे, ठीक है। और सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं, जी वो ये कमिटीज ने बोला कि आप इस तरीके से एक बहुसदस्यीय कमेटी बनाइए, ठीक है, जिसमें ये मेंबर्स होंगे और ये मेंबर्स मिल के डिसाइड करेंगे कि किस नाम को राष्ट्रपति के पास हम फॉरवर्ड करें नियुक्ति के लिए, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का और इलेक्शन कमिश्नर्स का। यहाँ तक क्लियर है आपको? बिल्कुल सर। तो देखिए यस सर ये जो क्लियर है। हम आपको बोले ना, हाँ देखिए हम आपको बोले ना कि हम आपको कुछ आपको इंसिडेंट्स भी बताएंगे, कुछ कहानियां भी बताएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि ये सिस्टम किस तरीके से फ्लॉ था इस सिस्टम में। तो सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्सी है ना 2009 में हुआ था। आपको पता है कि 2009 में क्या हुआ था? एक जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, ठीक है। लोकसभा का चुनाव हुआ था और चुनाव से ठीक पहले है ना एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। देखिए इसमें क्या था ना, उस समय आपको सीईसी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे आपको एन गोपाल स्वामी। आप लोग शायद इसमें से इस केस के बारे में आप लोग शायद सुने होइएगा। तो जो सीईसी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो आपको एन गोपाला स्वामी थे। और उस समय के जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे वो नवीन चावला थे। तो क्या हुआ था ना, ये जो सीईसी थे ना, ये आपको नवीन चावला के ऊपर है ना एलिगेशंस लगाए इन्होंने, ये आरोप लगाया कि ये जो आपको ये जो नवीन चावला है वो निष्पक्ष नहीं है, ठीक है, वो पॉलिटिकली बायस्ड है, वो राजनीतिक तौर पे वो उनका एक झुकाव एक तरफ है। उन्होंने बोला, जो एन गोपाला स्वामी थे, ठीक है, कि नवीन चावला पॉलिटिकली बायस्ड है। और उस समय क्या था, अपोजिशन पार्टी कौन थी? बीजेपी थी। और बीजेपी भी क्या था, एज यूजुअल जो होता है कि जो ऑपोजिशन में होती है क्या, एलिगेशंस तो लगाते ही हैं। तो वो भी इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही थी इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर, कि ये कहीं ना कहीं जो समय की गवर्नमेंट में पार्टी जो थी उनको वो फेवर कर रहे थे। और एन गोपाला स्वामी ने भी क्या किया कि इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाया और प्रेसिडेंट के पास एक रिकमेंडेशन भेजा कि आप इनको इलेक्शन कमिश्नर्स, जो इलेक्शन नवीन चावला है उनको आप हटाइए, उनको आप रिमूव कीजिए। तो जो आप अगर आप पढ़े हुएगा पॉलिटी में, तो क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने का जो प्रोसीजर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के। ठीक है, उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जो सर ये इलेक्शन 2009 कमिश्नर, वाला केस है, हिंदी में बता दीजिए सर। क्या बोल रहे हैं? ये दोनों वाला जो केस है, जो क्या क्या बताए हिंदी में, थोड़ा सा उसको एक बार देखिए जो ऐसे मुख्य एक्सप्लेन कर चुनाव दो। उस 2009 में है ना, क्या था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाला स्वामी थे और चुनाव आयुक्त नवीन चावला थे। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने नवीन चावला के ऊपर ये आरोप लगाया कि जो नवीन चावला है वो पॉलिटिकली बायस्ड है, राजनीतिक तौर पर उनका झुकाव एक तरफ है, वो उनका कहना था कि कांग्रेस की तरफ है, ठीक है। इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट के पास एक रिकमेंडेशन भेजा कि आप नवीन चावला को चुनाव आयुक्त के पद से आप हटाइए, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो काम है वो निष्पक्ष नहीं है, उनका झुकाव एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, ठीक है। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन भेजा। लेकिन ये जो तो नवीन चावला ने भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिया एन गोपाला स्वामी के ऊपर कि आप भी पॉलिटिकली बायस्ड हो, ठीक है। और ये जो रिकमेंडेशन जो इन्होंने भेजा था ना प्रेसिडेंट के पास, उस समय प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया कि ये जो रिकमेंडेशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। गोपाला स्वामी कहाँ गए सर? रिटायर हो गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि तो क्या है कि देखिए ये जो उस समय जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो आप समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से जो पूरा चुनाव का जो इंटीग्रिटी है
ठीक चुनाव से पहले ये जो घटना हुआ, तो वो जो चुनाव की जो इंटीग्रिटी है, जो उनका जो सत्यनिष्ठा चुनाव की प्रक्रिया का जो है, तो उसके ऊपर कितना बड़ा आघात था, कितना बड़ा चोट था, कि आप इस बात को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये उस समय एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। तो सर ये रिकमेंडेशन जो भेजा गया था पार्लियामेंट से भेजा गया हुआ? अरे नहीं नहीं, हम आपको बोले ना, कमेटी बना था, ताराकुंडे कमेटी, लॉ कमीशन और गोस्वामी कमेटी। ठीक नहीं है, नहीं, ये नहीं 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 नहीं, अगर आप वही तो हम आपको समझा रहे थे ना, कि आप पॉलिटिक, अगर आप इलेक्शन कमीशन के चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाने का प्रक्रिया जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन जो चुनाव आयुक्त है उनको जो हटाया जाएगा, वो चीफ जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो एक रिकमेंडेशन भेजेंगे राष्ट्रपति के पास कि इस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जाए। ठीक है, और प्रेसिडेंट उनके रिकमेंडेशन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पे चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाती है। ठीक है, समझ गया ना? सर ओके। सर हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर क्वेश्चन था कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये अभी जो नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये क्यों जरूरी है, तो उसमें ये 2009 वाला केस डाल सकते हैं एग्जाम्पल में क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। सर इसके बाद भी कुछ हुआ जो विवाद? कमिटी है क्या बोल रहे हैं? सर, ये सब जो कमिटी बना था, तो ये सब कमिटी मतलब ये जो चुनाव आयोग में मेंबर जितना होंगे उसी पद्धति पे हुआ था ये नियुक्ति? क्या बोल रहे हैं, हम नहीं समझ रहे आपका क्वेश्चन, फिर से बोलिएगा। जैसे ये सब जो कमिटी बना था, ताराकुंडे, विधि आयोग, गोस्वामी, हाँ तो हाँ हाँ, ये सब कमिटी, ये जो पीएम और सीजीआई और अपोजिशन वाला जो है, इसी पद्धति पे हुआ था नियुक्ति? नहीं, ये हम आपको क्या बोले, कि बताया थे ना कि ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, सुझाव दिया कि इस चीज को लागू किया जाए। ठीक है, लेकिन वो चीज लागू नहीं हुआ था। और 2024 तक चुनाव, ये नया कानून आने से पहले तक प्राइम मिनिस्टर नाम फॉरवर्ड करती थी प्रेसिडेंट को, नाम फॉरवर्ड करते थे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। ठीक है, तो ये भी जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो भी आपको उसी पद्धति से हुआ था। पीछे जो पद्धति था उसी पद्धति पे हुआ था सर? हाँ, पुराना जो पद्धति था ना उसी पद्धति पे जी। हुआ था। ये तो सुझाव था उनका कमेटी का। ठीक है, कि वो जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है, उस प्रक्रिया में बहुत सारे आपको बायसनेस आ सकता है, इसलिए वो सारे सुझाव दिए गए थे। तो इसी चीज को हम आपको आगे समझाने के लिए आपको ने एक एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि किस तरीके से ये चीजें घटित हुई थी 2009 में, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। समझ गए ना? ठीक है, उसके 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 बाद आप देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि एक तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मेंबर्स कंपोजिशन। तो कंपोजिशंस क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, तो क्या इलेक्शन कमीशन हमेशा से मल्टी मल्टी मेंबर बॉडी था क्या? नहीं नहीं सर। नहीं सर, नो सर। ये 89 से हुआ था। ठीक है ठीक है, तो तो जैसे आप लोगों ने क्या बताया कि वो शुरू से हमेशा से नहीं था, तो फर्स्ट टाइम क्या था, 1989 में ये आपको मल्टी मेंबर बॉडी बना। ठीक है, तो देखिए मल्टी मेंबर बॉडी 1989 में बना, कौन बना, किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। तो उसके भी अगर आप इतिहास को देखिएगा ना, तो ठीक चुनाव से पहले है ना, क्योंकि उस समय के जो चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कहीं ना कहीं सरकार को एक डर था, एक भय था कि पता नहीं हो सकता है कि वो हमारे विरोध में कुछ निर्णय दे दे। तो इस चीज को टैकल करने के लिए, इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि वो कुछ ऐसा काम न करें, 1989 में राजीव गांधी ने इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया फर्स्ट टाइम, ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले। ठीक है, उसके बाद 1990 में फिर ये सिंगल मेंबर बॉडी हो गया। सर ये फैक्ट पूछ सकता है पीटी में? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 1990 में क्या हो गया, ये फिर एक सिंगल मेंबर बॉडी हो गया। और 1993 में ये क्या हो गया, फिर एक मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। तो देखिए 1989 के पीछे हम आपको कहानी बता दिए कि क्या उसके पीछे पॉलिटिकल एक एंगल था कि राजीव गांधी ने ऐसा क्यों किया। अगर आप उसके
पॉलिटिकल एंगल तो एक ये था, और दूसरा तरफ से आप देखेंगे ना तो क्या था कि मल्टी मेंबर बॉडी बनाने के पीछे एक और तर्क ये भी था कि चुनाव सर में, हाँ, सर ये राजीव गांधी ऐसा क्यों किए? हम आपको बताया ना भरोसा कहानी नहीं कि उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं था। ठीक है, आप तो सीधा ये कांग्रेस की सुनिए। सरकार ही न थे सर। हाँ, कांग्रेस की ही सरकार थी, अपॉइंट भी उन्होंने ही किया था, लेकिन क्या तो था कि कोalition वो कहीं ना पॉलिटिक्स कहीं चल रहा उनके था। विरोध में कुछ निर्णय दे रहे थे। ठीक है, अच्छा। अब ठीक है, तो इसलिए उसको जी। मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। 1990 में इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। 1993 में इसको फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो उस समय के लाने के पीछे भी एक कारण था। कारण ये था, टीएन सेशन का नाम आप लोगों ने सुना है? यस सर, हाँ सर, बहुत फेमस हुए ये थे। सर इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन भी था इसके सर। उनका 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 एक फेमस डायलॉग था कि मतलब वो इतने अपने काम के प्रति इतने वो मतलब क्या बोल रहे हैं, वो इतने वो कॉन्शियस थे, इतने जुझारू थे कि उनका क्या उन्होंने एक बार बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट में पॉलिटिशियंस को खाता हूँ। ठीक है, उनका एक फेमस बड़ा डायलॉग था। और इन्होंने उस समय बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तो उनको भी उन्होंने है ना बहुत परेशान किया था। वो कल है ना सेशन इफेक्ट पूरा करेंगे 68 में। सर, आपको अगर 68 में अगर सर आप मेंस का आवाज आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर हाँ आवाज सर, थोड़ा एकदम कट से रहा है। आवाज आ रहा है, आवाज कुछ आ समझ रही नहीं आ रहा है सर। किसका? बैकग्राउंड साउंड कुछ आ रहा है। म्यूट कर अब लीजिएगा आप लोग कहीं ना अब कहीं। ठीक है। आप ठीक है सर, रिपीट कर दीजिए आप। ठीक है, टीएन सेशन का नाम आप लोग सुने होंगे। वो यस सर। 1990 में इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। ठीक है, तो क्या था ना कि ये बहुत एक तरीके से क्या था कि ये बहुत आपको ऑनेस्ट, ये आदमी थे। ठीक है, बहुत ईमानदार आदमी थे अपने काम के प्रति, है ना। इनका ईमानदारी था, उनका आज भी है ना मिसाल दिया जाता है। और इलेक्शन चुनाव आयोग का जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना, तो वो बिना टीएन सेशन का जिक्र किए हुए वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो 1990 में इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो इनका जो ऑनेस्टी था, इनका जो जुझारूपन था, उसको चैलेंज करने के लिए क्या किया गया, 1993 में फिर से पीवी नरसिम्हा राव ने इसको क्या किया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 324(5) भी आपको हम पढ़ने के लिए बोले थे। ठीक है, तो उसमें देखिए, उसमें क्या है ना, सर 324(5) एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं? सर ये जो 1990 में सिंगल बॉडी कौन बनाए थे? ये 1990 में इनको टीएन सेशन को है ना इलेक्शन कमिश्नर, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। उस नहीं समय सर, तो आपको सिंगल बॉडी कौन बनाए? जैसे राजीव गांधी 1989 में बना दिया ना ठीक है, ठीक है, मल्टी। ये वीपी सिंह। अच्छा, ठीक है, वीपी सिंह। हाँ, ये आपको जी वीपी ठीक, सिंह ओके बनाए। ठीक है, ओके। अगर आप आर्टिकल 324(5) जो पार्ट 5 है वो भी हम आपको देखने के लिए बोले थे। ठीक है, तो उसमें अगर आप उसको देखिएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है, सर 1990 में तो राजीव गांधी जिंदा ही थे ना, वो तो 19 हाँ जिंदा थे। तो फिर बीपी लेकिन सिंह लेकिन क्यों सरकार कैसे लेकिन बना? सरकार लेकिन सरकार उनकी जा चुकी थी। 1989 ओके के ओके। इलेक्शन के बाद आपको कोalition की गवर्नमेंट बनी थी। पहले वीपी सिंह बने थे, उसके बाद आपको ये बने थे, चंद्रशेखर बने थे। फिर 1991 में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो देखिए, तो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन है ना, मतलब कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब क्या, सेवा की जो शर्तें हैं। ठीक है, और जो टेन्योर है उनका, जो आपको समय सीमा जो होगा उनके चुनाव आयुक्त के बने रहने का, ठीक है, वो एक कानून के अधीन होगा। विल बी सब्जेक्ट टू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी अगर आप देखोगे तो जैसे मैं आपको अपॉइंटमेंट में बताए थे ना कि वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंट करने का, लेकिन वो आपको सब्जेक्ट टू लॉ हो जाएगा मेड बाय द पार्लियामेंट। सेम यहाँ पे भी कि कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है वो भी निर्धारित करने का जो पावर है, जो अधिकार है, वो प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन वो आपको राष्ट्रपति जो है, सॉरी, वो जो ये जो शक्ति है ना, वो जो एक संसद का एक कानून होगा उसके अधीन होगा। मतलब संसद पूरा डिटेल देगा कि क्या उनका होना चाहिए, जो सेवा की शर्तें हैं
क्या उनका समय सीमा होना चाहिए, कितने साल के लिए उस पद को धारण करेंगे, ये सब डिसाइड करने का जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, वो संसद के पास है। तो यहाँ पे इसे इसी को इसे जो 324(5) है, पार्ट 5 है, इसको, इस पावर को यूज करते हुए 1991 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना लॉ लाया गया था इनके कंडीशंस, ये कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन को निर्धारित करने के लिए। तो हो सकता है ना पीटी में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली, मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से इस चीज का जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन का क्या टेन्योर होगा, क्या समय सीमा होगा, या उनका क्या सेवा की शर्तें होंगी, ठीक है। आपसे हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दे और आपको बोले कि ये सही है या गलत है, इस चीज को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि वो नहीं है, वो मेंशन नहीं है, इस चीज को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, आपको पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। ये समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए ना। तो देखिए, तो यहीं पे क्या था ना कि 1991 में क्या था कि आपको ये कंडीशंस ऑफ सर्विस और टेन्योर के लिए एक लॉ लाया गया। हम आपको क्या बताया कि 1993 में क्या हो गया, एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। तो टीएन सेशन है ना, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ था 1993 में, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीईसी है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक है, मतलब इनके पास कोई ऐसा विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, कि आप जो अदर जो चुनाव आयुक्त हैं, जो बाकी के चुनाव आयुक्त हैं, उनका जो निर्णय होगा, उनका जो मत होगा, उसको आप सुपरसीड कर सकते हो, उसको आप ओवरटेक कर सकते हो, मतलब आपका जो मत होगा, आपका जो निर्णय होगा, वो उनके ऊपर जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, कि आप सिर्फ क्या है कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं। और इसे जो लॉ जो 1991 में लाया गया था ना, इसी लॉ में 1993 में एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो भी सीईसी और ईसी हैं, उनका जो स्टेटस होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा। और दूसरा इसमें ये बात बोला गया था कि जो भी निर्णय जो लिया जाएगा ना इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग में, वो कोशिश किया जाएगा कि एक कंसेंसस के थ्रू लिया जाए, एक आपसी सहमति के थ्रू लिया जाए, एक आपसी सहमति के द्वारा लिया जाए। अगर आपसी सहमति नहीं बनती है तो जो मेजोरिटी लोगों का जो विल है वो प्रिवेल करेगा, वो आगे जाएगा। जो उस मान लीजिए 3 मेंबर का कमेटी है, अगर अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर का जज का व्यू एक तरफ जाता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का व्यू दूसरे तरफ जाता है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स का व्यू है उसको तरजीह दिया जाएगा, उसको आगे किया जाएगा, ठीक है। सर दो ही है ना, तो मान लेते हैं यदि कोई आपसी विवाद हो जाए तो। क्या बोल रहे हैं? अभी तो दो ही है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और एक हाँ, इलेक्शन वो आपसी विवाद जो हो जाएगा ना, अब मान लीजिए अभी के केस में अगर होता है तो समझिए कि वो स्टैंड स्टिल पे हो जाएगा, वो रुक जाएगा, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा चुनाव आयोग। तो सर सीईसी का तो कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं हुआ फिर? नहीं, हाँ, वो आप ऐसा आप कह सकते हो, इसलिए हम बोले ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक है। सर ये टीएन सेशन वाला थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। तो क्या समझना है इसमें, बताइए, क्या समझ में नहीं आया? टीएन सेशन क्या बोला? ये जो यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ उसमें क्या बोला गया? देखिए, उस टीएन सेशन जो उसको मल्टी मेंबर बनाया गया, और ये जो अमेंडमेंट किया गया कानून में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों का जज के पावर को, जो दोनों के स्टेटस को जो बराबर किया गया, और बोला गया कि हम निर्णय जो आप लोगे वो आपसी एक सहमति से लोगे, ठीक है। अगर नहीं ले पाते हो तो जो मेजोरिटी जो विल होगा, जो मेजोरिटी जो ओपिनियन होगा, तो वो आगे जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को है ना टीएन सेशन ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत है, कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके अधिकार का ये वायलेशन है। टीएन सेशन का कहना था कि ये हमारा विशेषाधिकार है, कि इलेक्शन कमिश्नर सुपीरियर है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, ठीक है। तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बस फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, और जो भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो आपको मेजोरिटी व्यूज के ऊपर लिया जाएगा,
यहाँ तक समझ गया ना? जी। ठीक है। तो देखिए, तो ये तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया कि ये लॉ क्या ला दिया गया कि आपको जो भी आपको निर्णय लिया जाएगा वो मेजोरिटी ओपिनियन पे लिया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे ये चैलेंजेस हो सकता है। तो देखिए क्या हो गया कि जैसे कि हम उदाहरण दिए ना आपको, कि मान लीजिए कि अभी अभी 3 इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, मतलब सीईसी और एग्जाम्पल देना है, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी 3 सीईसी और 2, सॉरी, 3 आपको इलेक्शन कमिश्नर है, एक सीईसी और 2 ईसी, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कुछ से है नहीं चल रहा है, तो हम आपको क्या बताएं, आर्टिकल 324(2) में कोई एक लिमिट नहीं है ना कि आपको नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स कितना होगा, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो हो सकता है कि सरकार ये जो 3 जो आपको हैं इसको, इनके व्यूज को, ताकि इनके व्यूज से सरकार को कोई हानि ना हो, इसके लिए क्या हो सकता है कि सरकार आपको 3 की जगह हो सकता है बढ़ा 4 दे। नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दे। यस सर। समझ रहे हैं ना? ऐसा मतलब हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है ना, उसमें गवर्नमेंट का जो से है ना उसको लिमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके उसके उसका जो से है, उसका जो महत्व है, उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा क्या था ना, ऐसा मतलब एक बार देखा भी गया था। आपको क्या था कि जेएम लिंगदो का आपने नाम सुना होगा। तो 2002 में क्या हुआ था कि गुजरात राइट हुआ था, ठीक है। तो वहां पे इस चीज को देखा गया था कि जेएम लिंगदो क्या थे कि आपको रिटायर होने वाले थे। तो 2002 में आपको जो वहाँ की असेंबली थी वो बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट को वो असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। तो नया नया चुनाव वहां पे होना था। तो इलेक्शन जेएम लिंगडो वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने आपको चुनाव को कराने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगा, मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, चुनाव आयोग के हिसाब से, तब तक हम चुनाव को कंडक्ट नहीं करवाएंगे गुजरात में, ठीक है। तो वो उस समय की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय एक बहुत बड़ा एक टसल धीरे धीरे इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नमेंट के बीच में एक टसल धीरे धीरे जनरेट हो रहा था इस इशू के कारण। और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है सरकार आपको कुछ नए इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दे, ताकि इनको आपको वो कर सकें, इनके व्यूज को आप ओवरटेक कर सके, ठीक है। सर इस टॉपिक को जो इलेक्शन हाँ कमीशन हम पढ़ रहे हैं, इसको मतलब भारतीय संविधान की जो एकीकृत विशेषता है उससे इंटरलिंक कर सकते हैं। उसमें भी एक पॉइंट ये आ सकता है कि एकीकृत जो भी विशेषता है भारतीय संविधान की, उसमें इसको हाँ डाल हाँ, सकते हैं ना इलेक्शन कमीशन। नहीं नहीं, उसमें ये थोड़ा अलग हो जाएगा। उसमें आप नहीं घुसे, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। सर तो जेएम देखिए, लिंगडो वाला 2004 में हुआ था। नहीं नहीं, वो 2002 में हुआ था। 2002 में जब गुजरात राइट हुआ था ना, ठीक है। वो हम अच्छा। बस हम आपको एक एनेक्डोट बताएं, कहानी बताएं, ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है। तो देखिए, 2023 में है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि ये जो आपको अभी का जो उस समय का जो मौजूदा आपको तरीका है चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या हो गया कि लेजिस्लेटिव इनर्शिया के कारण, मतलब जो विधायी जड़ता है, क्योंकि हम क्या बताएं कि आपको था कि पार्लियामेंट को कानून बनाना था, लेकिन आजादी के 70-75 साल तक भी ये लोग संसद एक कानून नहीं बना पाई, ठीक है। तो उनका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विधायी जड़ता के कारण एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हुआ है। कर लेंगे। मतलब संवैधानिक शून्यता पैदा हुआ है, ठीक है। जो कि क्या था, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स, उनका क्या मकसद था कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन क्या वो निष्पक्ष हो, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बोला कि वो संसद कानून वो के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि आप बनाइएगा, आजादी के जो भी हमारा रिपब्लिक बनेगा उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि पार्लियामेंट उस चीज को
70-75 साल के बाद तक लागू नहीं कर सकी। तो उन्होंने यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विधायी जड़ता के कारण क्या हुआ कि एक संवैधानिक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हुआ। और अभी जो ये प्रोसेस है, उस समय का जो मौजूदा, जो हम आपको बताएं कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम फॉरवर्ड करते थे और प्रेसिडेंट उनको सेलेक्ट करते थे। तो उनका ये कहना था कि ये जो प्रोसीजर है वो क्या है, आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना के लाती है, ठीक है, मतलब जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है, एक कमेटी जिसमें पीएम, एलओपी और सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कमेटी तब जब तक संसद कोई, चूंकि क्या है, संसद को कानून बनाना है अपॉइंटमेंट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक संसद कोई कानून लेके नहीं आती है, कोई लॉ लेके नहीं आती है, तब तक ये जो कमेटी है जिसमें पीएम रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ये कमेटी मिलके नाम फॉरवर्ड करेगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। ठीक है, यहां तक समझ गए ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो बताइए। वर्तमान में यही है पद्धति अभी? वही हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या हम आपको क्या बोले कि जब तक पार्लियामेंट एक लॉ लेके नहीं आती है, तब तक ये जो कमेटी है जिसमें पीएम रहेंगे, एलओपी रहेंगे और सीजेआई रहेंगे, ये कमेटी मिलकर डिसाइड करेगी कि कौन, मतलब नाम को फॉरवर्ड करेगी, आगे करेगी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर उनको नियुक्त करेंगे, जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो देखिए, तो इसी चीज को है ना ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए, पीएम है, एलओपी है, सीजेआई है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का से है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? ये आप यस सर। ये जो कमेटी है वो ज्यादा कंसल्टेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये ज्यादा निष्पक्ष लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पे मान लीजिए किसी को अपॉइंट किया भी जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर अपॉइंट किया भी जाता है तो सवाल कम खड़े होंगे, समझ रहे हैं ना? और बाद में अगर चुनाव की निष्पक्षता पे अगर आरोप भी लगेगा, तो उस आरोप का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं काफी, उस बात को उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा जितना अभी लिया जाता है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए, चूंकि तो इसमें गवर्नमेंट का से कम हो रहा है, तो अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ना। और आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जब तक कानून लेके संसद नहीं आती है, तो सरकार ने बोला ठीक है, हम कानून अपना एक बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को लेके 2000 ये आपको जो विंटर सेशन गया था पार्लियामेंट संसद का, उसमें आपको एक लॉ लाया गया जिसका नाम है आपको द सीईसी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड, हो सकता है आपको सीधा ये एक्ट के बारे में ही पूछ दे, जैसे अभी आपको भारत न्याय संहिता के बारे में पूछा था ना 69th में। इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल। देखिए, अगर इसका हम हिंदी में अगर वो करें तो इसका मतलब हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023। ठीक है, तो अब आप सीधा समझिए कि अब जो भी अपॉइंटमेंट होगा ना इलेक्शन कमिश्नर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो आपको इस लॉ के तहत होगा, इस कानून के तहत होगा। तो ऐसे हम इस आपको कानून में क्या कहा गया था? क्या बोल रहे हैं? इस कानून में क्या कहा गया था सर? वो आगे वही हम आपको डिटेल में आ रहे हैं, बस उसी पे हम आ रहे हैं। ठीक है,
सर ये तो 2023 में बनाया गया है। हाँ, बोले ना आपको, जो विंटर सेशन जो गया है ना पार्लियामेंट का, संसद का, जी। उसमें इसको पारित किया गया है। ठीक है, अच्छा। तो ये आपको आया गया। तो अब सीधा समझिएगा, हम आपको बताया ना शुरू में कि एक इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली है। तो अब जो नए चुनाव आयुक्त का जो चुनाव से पहले जो नियुक्ति होना है, वो आपको इसी कानून के तहत होगा। ठीक है, जो आप लोग पूछ रहे थे ना वो किस कानून के तहत होगा, तो अब इस कानून के तहत उनकी नियुक्ति होगी। तो अब देखिए, तो इसके इसके क्या क्या आपको प्रोविजंस हैं। तो देखिए, पहला इसका आपको क्या है कि एक सिलेक्शन कमेटी होगा। ठीक है, इस सिलेक्शन कमेटी में के मेंबर्स कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्ष होंगे। ठीक है, दूसरा कौन होगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी होगा ऑपोजिशन ऑपोजिशन का, उनके उस पार्टी के मेंबर को सिलेक्ट किया जाएगा इस कमेटी में। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। सर ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में कौन सा मिनिस्टर आ जाएंगे? वही हम लिख रहे हैं, देखिए ना, जिनको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री तय करेंगे कि प्रधानमंत्री के हाथ में है वो किसको सर रखेंगे। ये तो और पक्षपात हो गया, ये निष्पक्ष कहाँ हुआ? वही तो, यही तो सवाल है। ठीक है, आगे जो इश्यूज पे आएंगे ना, वो हम उसमें सारा जो आप बता रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी आप समझ लीजिए। तो क्या क्या उस जो अभी जो नया लॉ बना है उसमें कौन करेगा? एक सिलेक्शन कमेटी जिसमें पीएम चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिनको प्रधानमंत्री तय करेंगे कि वो कौन होगा। वो स्पेसिफाई नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है कानून में कि वो इससे कौन तो मेंबर पहले ही होगा। वाला अच्छा था सर। अब सुनिए ना आगे, हाँ, उस पर क्लास के बाद वो कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्शन कमेटी हो गया जो नाम फॉरवर्ड करेगी प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ दूसरा इसमें आपको आता है सर्च कमेटी। तो देखिए, सर्च कमेटी क्या है ना कि ये सर्च कमेटी है ना 5 नाम तय करेगी। ठीक है, और 5 नाम तय करेगी, और ये जो आपको सिलेक्शन कमेटी है ना उसको फॉरवर्ड करेगी। सर सर्च कमेटी में कौन मेंबर होंगे? बता रहे हैं आपको। ठीक है, सर्च कमेटी में ये 5 मेंबर होंगे। ठीक है, जो नाम को, सॉरी, 5 नाम तय करेंगे और सिलेक्शन कमेटी को फॉरवर्ड करेंगे कि आप इन 5 में से आप किसी मेंबर को आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो ये कमेटी है ना, जो भारत के विधि मंत्री होंगे, जो लॉ मिनिस्टर होंगे, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, वो उसको हेड करेंगे। और इसमें 2 है ना सेक्रेटरी लेवल के है ना मेंबर्स होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरी लेवल के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, वो होंगे। ठीक है, इस समय लॉ मिनिस्टर हेड करेंगे और 2 सेक्रेटरी लेवल के मेंबर्स इसमें और सर होंगे। कट गया सर वो जो लिखे हैं। कहाँ कटा है? देखिए, दो सेक्रेटरी लेवल मेंबर्स होंगे। ठीक है, इस सर्च कमेटी में। अब देखिए खेला यहाँ पे क्या होगा पता है? सर्च खेला यहाँ पे ये होगा कि सर्च कमेटी तो लॉ मिनिस्टर और 2 सेक्रेटरी को तो हो गए। खेला यहाँ पे होगा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, इन 5 नामों के अलावा भी किसी और नाम पे है ना विचार कर सकता है। इस लाइन का क्या मतलब है? बता रहे हैं, तो अपने हिसाब से जिसको मन चाहे इसको दे सकते हैं। सर इसका ही लॉ मिनिस्ट्री है और ब्यूरोक्रेसी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के अंदर ही रहता है, तो फिर किसी और के नाम पे विचार करने में क्या मतलब? नहीं, मान लीजिए कि सर्च कमेटी को जो नाम जो गवर्नमेंट चाहती है उनके मन मुफीद नहीं मिला। ठीक है, तो कोई ना कोई चाहिए ना आपको मैकेनिज्म कि जिसके थ्रू आपके मन मुताबिक जो नाम नहीं मिल रहा उसको हम बाईपास कर सके।
समझ रहे हैं तो ना? सर वो एक्स्ट्रा नाम जो ऊपर 3 मेंबर है वो लोग डिसाइड करेंगे ना मिलके? हाँ हाँ। तो और ये जो 3 मेंबर आप देखोगे तो किसमें आपको जो ये जो मेजोरिटी से आपको ये जजमेंट लेंगे, तो इसमें हाँ, ये मेजोरिटी गवर्नमेंट का आ जाएगा। मेजोरिटी कौन कौन होगा? गवर्नमेंट होगा, मेजोरिटी हम्म। गवर्नमेंट। है ना? तो आप देख रहे हो किस तरीके से मतलब एक फसाद है, ठीक है। तो बस ये मतलब एक वो कहने को है कि वो मतलब निष्पक्ष है जो मैनिपुलेशन है भी है, बस। सब ठीक गोल है। गोल है। हाँ बस, हाँ, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, ठीक है। बात वही है काम इसमें। वही होगा। हाँ, काम वही होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ सीईसी एंड ईसी। मतलब क्या है ना कि हमारा, अगर आप, हो फ्री। सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते पीटी में कि क्या हमारा इंडियन जो संविधान है वो कौन व्यक्ति बन सकते हैं सीईसी और ईसी, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या उसके बारे में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो नहीं है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बन सकता है सीईसी और ईसी, इसका स्पष्ट तौर पे इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी क्या हुआ, ये जो अभी जो लॉ लाया गया है 2023 में विंटर सेशन में, इस चीज को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है कि कौन सीईसी और ईसी बनेंगे। यूजुअली कन्वेंशन ये था ना, इससे पहले आपको ये होता था कि, अभी भी वही है, जो चूंकि अब इस चीज को ना क्या लीगलाइज कर दिया गया। होता ये था कि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता था, जो भी आपको बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, उनको आपको लॉ मिनिस्ट्री उनका नाम रिकमेंड, वो जो रिटायर होने वाले होते थे उनका नाम आपको भेजती थी सरकार, वो प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर उनको वो भेजते थे। मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे ना, अब जो इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम देखोगे तो ज्यादातर मैक्सिमम लोग है ना वही बने हैं, जो आपको बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स रहे। तो देखिए इसमें क्या, उसमें है ना कि इस कानून के तहत जो सीईसी और ईसीएम का क्वालिफिकेशन को तय कर दिया गया, एक निर्धारित कर दिया गया, एक फिक्स कर दिया गया कि आपको यही टाइप के लोग आपको बन सकते हैं सीईसी और ईसी। तो बात होता है कि कौन है वो लोग। तो ठीक है, तो उसमें आपको जो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होंगे, मतलब जो रिटायर हो चुके होंगे, जो सेक्रेटरी लेवल्स या उसके समकक्ष, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी लेवल या उसके जो इक्विवेलेंट जो आपको पोस्ट जो आपको होल्ड कर रहे होंगे, ठीक है, वही आपको सीईसी और ईसी आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वालिफिकेशन ऑफ सीईसी और ईसी था, इस चीज को भी आपको जिक्र कर देगा। और इसमें एक ये भी कंडीशन ऐड किया गया कि ये सेक्रेटरी लेवल के जो बनेंगे ना, जो सीईसी और ईसी, उनके पास एक एक्सपर्टीज होना चाहिए चुनावी प्रबंधन में। इतना इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आप लोग तो डिजिटल। ठीक है, चुनावी प्रबंधन में उनको मतलब उनको माहिर होना चाहिए। ये सर नहीं समझ में आया चुनावी प्रबंधन। देखिए मतलब समझिए ना कि हम आपको समझाते हैं। आप एक वीडियो कुछ दिन गुजरात अगर असेंबली इलेक्शन अगर आपको याद होगा, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। मैनेजमेंट सर हो जाएगा ना, मतलब इलेक्शन की जो मैनेजमेंट किया जाता है। हाँ तो हाँ हाँ, मतलब देखिए उसमें क्या, जिनके पास इलेक्शन का मैनेज करने का एक्सपीरियंस होगा, जैसे हम हाँ आपको उदाहरण अगर दें तो देखिए 2022 में गुजरात असेंबली इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो उसमें आपको एक बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर है अभिषेक सिंह, अगर आप लोग उनका नाम सुने होइएगा, उनका बहुत सारे उनको गाड़ी पर हाँ। सस्पेंड कर थे दिया तो गया उनको हटा दिया गया था तो फोटो क्या किया था, उनको था। इलेक्शन इलेक्शन ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था, ठीक है। और उन्होंने कुछ अपना उस चीज को प्रदर्शन किया तो इलेक्शन कमीशन उनको नाराज होकर उनको हटा दिया है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम है ना बहुत सारे ऑफिसर्स को, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटीज में लगाती है, ठीक है। तो जिनके पास ये एक्सपर्टीज होगा ना चुनावी प्रबंधन का, जो भी सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होंगे, उन्हीं को है ना सीईसी और ईसी बनाया जाएगा, ठीक है। समझ गया ना? अब देखिए सैलरी वगैरह उनका वही, जो इक्वल टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसका टर्म ऑफ ऑफिस जो भी पहले था 6 साल, वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब इश्यूज इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे
6 साल और आपने 65 है ना सर? हाँ हाँ 6 years और 65, मतलब जो भी पहले होगा। ठीक है, तो देखिए इश्यूज क्या है कि पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अभी भी डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट है। हमारा मकसद क्या था कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्यों बोला कि भाई तुम ऐसा, मतलब निष्पक्षता को इंश्योर करने के लिए ही ना सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो लेकिन आप सिलेक्शन प्रोसेस आप ऐसा लेके आए हो कि फिर से आप अपने ऐसा मैकेनिज्म लेके आए हो कि वो आपका ही उसमें से रहेगा, आपके ही उसमें लोग रहेंगे जो मेजोरिटी है। ठीक है, विच हैज implications फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ईसी, जो आपको सर ये चुनाव आयोग की जो आपको स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। इसका एक बार और हिंदी बोल देंगे। बता रहे हैं, देखिए देखिए मतलब कहने का ये है ना कि जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है, मतलब चुनने का जो प्रक्रिया है, वो अभी भी सरकार के लोगों के द्वारा ही, मतलब उनका सरकार के लोगों का ही उसमें है ना, ज्यादातर उनका रोल है। ठीक है, क्योंकि हम आपको क्या बताएं ऊपर, सर एलओपी इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बताइए। नियुक्ति में सत्तारूढ़ दल का प्रभुत्व जो चुनाव आयोग के सब हाँ हाँ स्वतंत्रता बिल्कुल को बिल्कुल, प्रभावित करे। हाँ हिंदी में आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यही है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है, चुनावी जो चुनने का जो प्रक्रिया है, वो आज भी जैसे बताया अभी आपने कि जो सत्तारूढ़ दल है उनका अभी भी प्रभुत्व रहेगा। ठीक है, वो तो वो कहीं ना कहीं जो पहले आरोप लगता था कि चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष रह पाएगा, तो वो जो हमारा कंसर्न था वो कहीं ना कहीं अभी भी क्या है, वो एड्रेस सही से नहीं हो पा रहा है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखिए अब क्या है कि जो लिमिटिंग the posts to the senior bureaucrats will exclude other suitable candidates। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि आपके पास टैलेंट पूल छोटा हो जाएगा ना, कि आपको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही चूज करना है, तो आपको बहुत सारे, हो सकता है आपके ब्यूरोक्रेसी के बाहर ही बहुत सारे एलिजिबल लोग होंगे जो आपको बन सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब हम लोग ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं ना। लिखे विल लिखे हैं क्या? क्या? ब्यूरोक्रेट के बाद विल लिखे हैं? सर दूसरा को हिंदी में समझा दीजिए तो। विल एक्सक्लूड। ये एक्सक्लूड। सर इसको हिंदी में समझा दीजिए तो। हाँ हाँ समझा रहे हैं, देखिए मतलब कहने का ये मतलब है कि जो भी आपको चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त आपको नियुक्त हो सकते हैं, अगर उसमें हम सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, अगर उन तक ही अगर हम सीमित रखेंगे कि सिर्फ वही लोग बन सकते हैं, तो दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत काबिल लोग हो सकते हैं ना, जो आपको जिनको ये अवसर नहीं मिलेगा कि वो इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बन सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो टैलेंट पूल है, मतलब जिसमें हम मतलब जिससे हम लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, काबिल लोगों को, वो काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो अदर डोमेन के अदर क्षेत्र में जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए क्या है। सर ये सेकेंड वाला जो लिखवाया है ना, उसको थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए कि लिखवाया क्या है बस। देखिए क्या है ना, लिमिटिंग द पोस्ट टू द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स विल एक्सक्लूड अदर सुटेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं ना, वैसे ही हम आपको है ना, इस जो भी हमारा पीडीएफ पेंडिंग है ना, आपको हम इस वीक में सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम उसमें सारा इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको हम डिस्क्राइब करके आपको देंगे। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा हो गया। तीसरा क्या है ना कि हम आपको क्या बताएं कि अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ सर्च कमिटी। पीछे हम आपको बताए थे ना कि सर्च कमिटी जो नाम 5 देगी, आप उसके बाहर भी जा सकते हो आप। मतलब जो खोज समिति होगा उसकी भूमिका को कमजोर करना। ठीक है, समझ गया ना, ये चीज आपको समझ में आ गया ना।
सर आ गया। हाँ, अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ सर्च कमिटी। ठीक है, और चौथा क्या है ना ये आपको, कि अगर वैकेंसी होगा सिलेक्शन कमेटी में, फिर भी है ना कमेटी काम करेगी। इसको हम समझाते हैं कैसे होगा ये। जैसे आप देखिए, क्या है, कौन मेंबर है, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो मान लीजिए क्या है कि असेंबली जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन तो अपने पास नहीं रहेगा ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन बचेंगे, नहीं सिर्फ रहेगा। पीएम और जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है वही बचेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि लोकसभा मान लीजिए अगर डिसॉल्व हो भी जाता है तो क्या इंटरिम गवर्नमेंट तो रहती है ना, जो जो आपको नए सरकार के आने तक जो काम करती है, जो सीएम मंत्रिमंडल। हाँ, क्या बोल रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि जो लोकसभा का डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोकसभा को खत्म कर दिया जाता है, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है उसका पोस्ट तो वैकेंट हो जाएगा, और बचेंगे कौन, पीएम और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ही। तो वैकेंसी के बावजूद भी ये सिलेक्शन कमेटी काम करेगी, और सिर्फ यही दोनों मेंबर्स रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फिर कितना अरे आपको फेयर। हाँ, लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिएगा तो पीएम और जो कैबिनेट मिनिस्टर वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो वही हम आपको समझाया ना कि जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो इंटरिम भी गवर्नमेंट। जाता है तो केयर टेकर एक इंटरिम गवर्नमेंट तो होती है ना। जैसे मैं जी। आपको जैसे तो जैसे मैं आपको जैसे मैं कैबिनेट आपको मिनिस्टर उसमें होता है क्या? हाँ, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें रहता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ आपको, 1999 में जो कारगिल वार हुआ था ना, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आप सब जानते होंगे। तो वो उस समय भी है ना असेंबली डिसॉल्व हो चुका था, वो इंटरिम गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इंटरिम नहीं बोलेंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो वो मतलब ये है कि डिसॉल्व होने के बाद भी है ना केयर टेकर गवर्नमेंट अगले सरकार के चुने जाने तक काम करती है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें नुकसान किसको होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को होगा। और वो फिर एक सर तो सारा सेम रहता है सर, जितना भी यूनियन मिनिस्टर वगैरह वही रहता है। हाँ हाँ, सब वही रहते हैं। गवर्नमेंट वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ना वैसे ही काम करती है। ठीक है, ओके सर। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा ऑल गवर्नमेंट मेंबर बॉडी बन जाएगा फिर वहाँ पे। तो ये सारे आपको कंसर्न है। अब डाउट है कोई तो पूछिए। ये हो गया कल है ना, फिर हम आपको जो भी इलेक्शन कमिश्नर का पावर्स क्या क्या है, क्या क्या इलेक्शंस में दिक्कतें आ रही हैं, जो भी बाकी जो डिटेल्स है ना वो हम कल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारा जो भी बचा हुआ है पॉलिटिक एंगल से अच्छा। वो हम कल इसका सर वो हम हाँ का सब पीडीएफ टाइपिंग में इसका दीजिएगा कि हैंड राइटिंग में दीजिएगा? एक एक करके बोलिएगा ना। पीडीएफ सर इसका इसको टाइपिंग में दीजिएगा हैंड राइटिंग में? क्या क्या सर बोल रहे हैं, अभी पीडीएफ बोल रहा है सर, पीडीएफ। अब पीडीएफ हम देंगे आपको। सर मतलब अभी टाइप कौन सा रूल टाइप लागू है हैंड राइटिंग वाला दीजिएगा, हैंड राइटिंग। नहीं नहीं नहीं, वो जैसा हम ये आईटी पॉलिसी का दिए थे ना आपको जी। वैसे ही देंगे आपको। सर ये जो संसद के द्वारा लाया गया कानून ये लागू हो गया क्या? हाँ, हम आपको बताया ना कि अभी जो एक इलेक्शन कमिश्नर का जो पोस्ट खाली हुआ है, जो पद खाली हुआ है, तो इस नए कानून के तहत ही भरा जाएगा। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ मोदी जी रहेंगे, उधर अमित शाह रहेंगे, बीच में। हाँ हाँ, बीच में अधीर रंजन रहेंगे। जी जी